आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा कि मेंडल ने स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स को एक साथ स्टडी किया। कौन कौन से जीन्स लिए? राउंड एंड येलो कलर के पी प्लांट के सीड्स, ये पेरेंट्स लिए, और रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन कलर के पेरेंट्स लिए। और उससे F1 जनरेशन जो थी उसमें सारे ही गैमीट्स क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन देखें, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो तब तक। ठीक है, इसको फिर मेंडल ने अकॉर्डिंग टू अपने प्रोटोकॉल्स उन्होंने क्या कराई? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में यही गैमीट्स को यही गैमीट्स के साथ मिक्स किया गया तो बना F2 जनरेशन। यानी कि F2 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y को ही क्रॉस कराया सेम यही गैमीट्स वाली फीमेल के साथ। ठीक है, और रिजल्टेंट हमारे पास जो हमारे पास आया वो क्या था? हमने इसको एक क्रॉस की फॉर्म में पुनेट स्क्वायर में गैमीट्स बनाकर देखे तो हमारे पास 4 तरह के गैमीट्स मेल के और 4 तरह के ही गैमीट्स फीमेल के बनकर तैयार हुए। क्या क्या गैमीट्स थे वो? मेल के गैमीट्स देखें तो क्या बने? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये पेरेंट्स हैं। और इसमें ये ही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये वाला R इस वाले Y के साथ या ये वाला R इस Y के साथ। सिमिलरली ये वाला R इस Y के साथ और ये वाला R इस Y के साथ, यही गैमीट्स जो है मैक्सिमम बन सकते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। ये भी हम लिख देते हैं। अब देखें इनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस यहाँ पर तैयार होते हैं। पहला वाला जो क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, यानी कि ये सीड्स कैसे होंगे? राउंड एंड येलो। दूसरा देखो क्या है? सेकेंड वन इज कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y। राउंड तो हो ही गया, एक Y है तो ये भी कैसे होगा सीड्स? राउंड एंड येलो। तीसरा कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y, ये भी सीड्स कैसे होंगे? राउंड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी सीड्स क्या दिखेंगे बाहर से? राउंड एंड येलो। अगला कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी क्या बन गए? राउंड एंड येलो। अगला कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल R स्मॉल y। अब ये वाला जो है प्लांट ये कैसा दिखेगा? बाहर से राउंड, और स्मॉल y कौन सा करेक्टर दे रहा था हमें? राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, ये नया कॉम्बिनेशन आ गया, राउंड एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट देखो क्या कॉम्बिनेशन बनता है इनका? ये R कैपिटल, ये R स्मॉल, एक Y कैपिटल, एक Y ये वाला स्मॉल, ये भी दिखने में क्या हो गए? राउंड एंड येलो। अगला कॉम्बिनेशन देखें, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, अगेन ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया? एक कैपिटल R है तो राउंड होगा सीट, और दोनों Y है तो रिंकल्ड। सॉरी, जस्ट अ मिनट, राउंड एंड सेपरेट कलर से लिखते हैं, ये बन गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी बन गया राउंड एंड ग्रीन।
अगला कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। अगला कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन ये भी क्या बन गया, राउंड एंड येलो। अगला जो है कॉम्बिनेशन स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल आर है, कैपिटल आर राउंड दे रहा है, तो स्मॉल आर क्या अपीयरेंस दे रहा है, रिंकल्ड, और वाई से येलो, wrinkled and yellow. Again, next combination small r capital Y small y, ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगेन स्मॉल आर से wrinkled और इससे येलो। फिर से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड एंड येलो। अगला कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगेन राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, लास्ट ये देखो इनका क्या बनता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या दिखेगा बाहर से दिखने में, ये होंगे रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशन क्या है, दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो अब अगर हम देखें पेरेंट्स क्या थे यहाँ पर, ये देखो पेरेंट्स यहाँ पर क्या थे हमारे पास, राउंड येलो, पेरेंट्स से राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, पेरेंट्स क्या है यहाँ पर, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। और यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स जो बने F2 में जो इनके बच्चे बने वो कौन कौन हो गए, ये काउंट करते हैं इसको हम, राउंड येलो कितने हो गए, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कौन हो गए, पेरेंट्स जैसे, एक पेरेंट जैसे जो क्या थे, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो बाहर से दिखने में 9 कैसे हो गए, एक पेरेंट जैसे, एक पेरेंट क्या था, राउंड येलो। बाकी के देखो, यहां पर अगर हम देखें राउंड और ग्रीन कितने बने, एक राउंड ग्रीन, दूसरा राउंड ग्रीन, और ये तीसरा राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए, राउंड और ग्रीन। ठीक है, अगला 3 कॉम्बिनेशन देखो क्या बन रहे हैं यहाँ पर, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, और ये रिंकल्ड येलो 3। तो अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 और आ रहे हैं, रिंकल्ड एंड येलो, और एक हमारे पास फिर पेरेंट जैसा कैसा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसमें से हमने क्या कंक्लूजन निकाली, क्या पता चला हमें, राउंड येलो पेरेंट था, रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट था। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन थे ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन कहां से आया, ये तो कुछ नया कॉम्बिनेशन बन गया। ये कॉम्बिनेशन ने मेंडल को कंक्लूड किया कि दो जो जीन्स हैं, जैसे राउंड है और येलो वाला जो जीन है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कि पक्का ये है कि राउंड अगर सीड होगा तो येलो कलर का होगा, ये कोई श्योर नहीं है, राउंड का रिसेसिव भी साथ में ग्रीन भी हो सकता है। ऐसे ही जो रिंकल्ड और येलो है वो जरूरी नहीं है कि ये रिंकल्ड और ग्रीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा, रिंकल्ड येलो का होना इस बात का सबूत है कि गैमीट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग असॉर्ट यानी कि अलग अलग जा सकते हैं। तो इससे हमें जो लॉ मिला, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स मेंडल ने स्टडी करी, उसमें अब रेशो बदल गई, फिनोटाइपिक रेशो यहां पर बदल गई, फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर से दिखने में 9 एक पेरेंट जैसे, एक पेरेंट जैसा, और 3 नई तरह के कॉम्बिनेशंस बन गई। नई कॉम्बिनेशंस हमें क्या शो करते हैं
कि जो गैमीट जब बनते हैं तो जरूरी नहीं कि दो एक साथ जो पेरेंट के अंदर है वैसे ही बच्चों के अंदर आएंगे, बच्चों में एक नई तरह का कॉम्बिनेशन भी बनकर तैयार हो सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात? चले आगे। अब इसके बाद कई और साइंटिस्ट आए, जैसे कि सुटॉन एंड बोवेरी, क्योंकि अब तक 1902 तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था। तो 1902 में ये दोनों साइंटिस्ट सुटॉन एंड बोवेरी आए और इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि मेंडल की सारी बातें ठीक हैं, फैक्टर्स हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको नाम दिया गया जीन्स, ये भी बात ओके हो गई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दिया, ये तीनों चीजें जीन्स पर लागू नहीं होती, क्योंकि जीन्स किस पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पर। और उन्होंने कहा कि हमने माइक्रोस्कोप में देखा है कि क्रोमोसोम्स में से एक डोमिनेंट होता है, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम्स ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा है, हमने +1 में मियोसिस पढ़ी है अच्छे से, और हमें पता है कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं या क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, ना कि जीन्स। जीन्स के बारे में हमें, इसके बारे में कुछ नहीं मिलता। हमें जो दिखता है, जो अलग होता है, वो क्या है? क्रोमोसोम्स। और जीन्स तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो मेंडल की सारी बातें ठीक थी। जहां जहां मेंडल ने जीन्स या फैक्टर्स को यूज किया, वहां वहां अगर क्रोमोसोम लगा दिया जाए, तो सुटॉन और बवेरी ने बना दी अपनी थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी को आज हम मानते भी हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ही काम करती है, जो क्या कहती है? नंबर 1, कि हमारे जो सारे जीन्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो सब किसको, कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स। तो हेरिडिटरी यूनिट जो है हमारे, हैं तो जीन्स ही, एक से दूसरी जनरेशन में जाते तो जीन्स हैं, लेकिन किसके थ्रू? वो जीन्स किसके अंदर प्रेजेंट है? इन द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे गैमीट्स में होते हैं, इसीलिए गैमीट्स आर द ब्रिज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो कॉमन चीज है, जो पेरेंट्स और बच्चों को रिजेंबल करवाती है, एक दूसरे से दिखने में एक जैसे लगते हैं, दैट इज ड्यू टू गैमीट्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फिर कहती है कि स्पर्म और ओवम दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इनहेरिटेंस में। 50% कैरेक्टर स्पर्म से आते हैं एंड 50% कैरेक्टर हमें ओवम में से मिलते हैं। स्पर्म और ओवम में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, ये अगली जनरेशन में जाते हैं। फिर हमें क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है? कि हर एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जैसे हम लेकर पैदा हुए हैं वैसे ही लेकर हम मर जाएंगे। देयर इज नो चेंज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। मेंडल कहते थे जीन अकर इन पेयर, ये थ्योरी कहती है कि क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनकी पेयरिंग होती है। ये 23 तरह के, ये 23 तरह के, ये और ये पेयर करके हमारे पास 46 टोटल क्रोमोसोम्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स होमोजेनेटिक बनाते हैं हमें, अगर एक जैसे क्रोमोसोम हो, या हेटेरोजेनेटिक, अगर दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हो। तो जो बातें जहां पर मेंडल ने जीन्स या फैक्टर यूज किया, सुटॉन और बोवेरी ने आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि मेंडल फैक्टर्स दिखा नहीं पाए थे, दिखते क्या है हमें? क्रोमोसोम्स। तो उन्होंने कहा कि ये सारा बेस जो है वो क्या है? क्रोमोसोम्स है। जीन्स तो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, तो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या देते हैं? दैट इज क्रोमोसोम्स। एंड सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है स्पेशल तरह की क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम बोलते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। जो मेल्स में है XY और फीमेल्स में है XX। ये कहती है सुटॉन एंड बोवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, थॉमस हंट मॉर्गन।
TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने हमें जो है एक्सपेरिमेंट्स करके मेंडल की, सुटॉन एंड बोवेरी की, कार्ल कॉरेंस, इन सब की सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया। इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? जैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पूछे तो वो क्या था? पाइसम सटाइवम या गार्डन पी। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, या इसे हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। जो भी फ्रूट्स ज्यादा पक जाते हैं, गल जाते हैं, ब्राउन से हो जाते हैं, उसके ऊपर ये मक्खी जैसे छोटा सा इंसेक्ट जो है वो उसके ऊपर मंडराता है, दैट इज ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर। थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया? इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला ये है कि ड्रोसोफिला इजीली अवेलेबल है, एक कीड़ा ही है, आसानी से मिल जाता है। इसके जो लार्वा है और उससे नए इंडिविजुअल्स हैं, विद इन 2 वीक्स वो बन जाता है। जहां पी प्लांट को जो है उगाना थोड़ा सा मुश्किल है, अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, और कम से कम 2 मंथ्स लग जाते हैं पी प्लांट को ग्रो करने में। तो जो ड्रोसोफिला है उसके कुछ फायदे थे इनको यूज करने के, इंस्टेड ऑफ पी प्लांट जो मेंडल ने यूज किया था। ड्रोसोफिला को ग्रो करना आसान है, कोई मिट्टी कुछ नहीं चाहिए, आप चीनी वाला पानी शीशी में डाल के रख दो, उसमें इसको ग्रो कर लो। चाहे पी प्लांट के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, तो इसको ग्रो करना इजी हमारे लिए नहीं है। इट इज इकोनॉमिकल, इट इज नॉट इकोनॉमिकल। एक प्लांट को उगाना मिट्टी चाहिए, जमीन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आप एक शीशी में उगा सकते हो चीनी वाला पानी डालकर, कोई खर्चा नहीं है। ड्रोसोफिला जो है इट गिव्स रिजल्ट्स अर्लियर, जल्दी से रिजल्ट मिलेगी। अगली जनरेशन को स्टडी करना है, अगली जनरेशन को करना है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन ने यूज किया अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, दैट इज ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई। तो इसीलिए उनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें मेंडल वाली हमें एक्सप्लेन करके दी विद एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।